संख्या बताइए जिसे 4, 5 तथा 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 5 एंड 8 यील्ड्स रिमाइंडर 3। देखो समझो, आपसे क्या कहा गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। कौन सी संख्या? जिसे 4, 5 और 8 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता हो। अब जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बताओ मुझे। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लसा निकालना है। क्लियर है? जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है हमसे, तब एलसीएम निकालते हैं। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ यानी कि मसा निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, क्या कहा गया है कि 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4, 5 एंड 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5 आया और 2 चौके 8। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया 1, 5 और 2 दूनी 4। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया तो 1, 5 और ये 1 हो गया। फिर मैंने 5 से डिवाइड किया बच्चों, तो 1, 1 और 1 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना आया बताओ यहाँ से? ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 10 में 40। 40 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो ध्यान देना, 40 तो एलसीएम आया, लेकिन क्या ये संख्या 3 अंकों की है? नहीं है ना, ये संख्या है 2 डिजिट की, यानी कि 2 अंकों की। हमसे क्या पूछा गया है? हमें चाहिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, 40 का मल्टीपल खोजेंगे, 40 का गुणज खोजेंगे। और गुणज के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, 40 में 1 का गुणा करेंगे 40 ही आएगा, फिर 2 का 80 आ जाएगा, फिर 3 का, तब तक गुणा करते जाएंगे जब तक कि हमें 3 अंक की संख्या न मिल जाए। चलो, 40 गुणे 1 कितना हुआ? 40, 3 अंक की नहीं है। 40 गुणे 2 बताओ कितना हुआ? 80, ये भी 3 अंक की नहीं है। 40 गुणे 3 कितना हुआ बताओ तो मुझे? 120। और ये कितने अंक की है? ये 3 अंक की संख्या है। ठीक है, ये 3 अंक की संख्या है जो कि 4, 5 और 8 से विभाजित होगी। छोटी से छोटी 3 अंक की संख्या है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, हमें विभाजित नहीं करना है, हमें केवल डिवाइड नहीं करना है, हमें ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जिसमें 4, 5 और 8 से भाग देने पर 3 जो है वो शेष बचता हो, रिमाइंडर बचता हो। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, जो संख्या ये हमारे पास आई ना 120, इसमें 3 जोड़ देंगे +3, 123 आ गई, और यही हमारी वो संख्या है। आसान सा सवाल है ना? क्लियर है? देखो, मैं एक बार आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे 4 से ही मैं डिवाइड करता हूँ, 123 को मैं 4 से अगर डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो 4 तिहाई 12, ये 3 बचा, यहाँ 0 आया, तो 3 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं? इसी तरह से अगर आप 5 से भी इसको डिवाइड करोगे तब भी 3 शेष बचेगा, और 8 से भी डिवाइड करोगे तब भी 3 शेष बचेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान सा सवाल था, एलसीएम निकालना था आपको और 3 जोड़ देना था। चलो बहुत अच्छे, अगला सवाल करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी करते रहना और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। अगर आपको नवोदय विद्यालय के लिए सैंपल पेपर की आवश्यकता है तो आप हमें 7897293790 पर व्हाट्सएप करके प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर्स भी मंगवा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई धन अपने का दुगुना हो जाएगा? In how many years will a money double of itself at the rate of 5% simple interest? देखो, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं ना, यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है। आप जानते हो बच्चों, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R मतलब रेट यानी कि दर, T मतलब टाइम यानी कि समय। PRT/100, यही सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो ये देखो, हमें दिया हुआ है कि कोई धन अपने का दुगुना हो जाएगा। यानी ये क्या है? ये मिश्र धन है कि कोई धन, मान लो हमने 100 रुपये जमा कराए और वही मनी, वही धन जो है वो 200 रुपये हो गया, तो ये मिश्र धन दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमें रेट पता है, हमें मूलधन भी नहीं पता है
और टाइम ही हमसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में ये दुगुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करना, आप क्या करना कि उस धन को 100 रुपये मान लेना। आप मान लेना कि माना कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो था वो था 100 रुपये। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल आप मान लेना कि 100 रुपये है। अब हमसे क्या कह रहा है कि वो धन अपने का दुगुना हो जाएगा। यानी अगर मैं ब्याज को भी जोड़ लूँ, 5% जो साधारण ब्याज मिल रहा है मुझे, उसको भी मैं जोड़ लूँ तो ये धन हो जाएगा 200 रुपये, क्योंकि 100 रुपये से बढ़कर 200 हो गया, यानी कि दुगुना हो गया। आई बात समझ में? ये बढ़ा कितना, पहले 100 रुपये था, मैंने बच्चों इसमें 100 और जोड़ दिए तो ये 200 हो गया। यानी 100 रुपये हमारा मूलधन था और 100 मैंने इसमें ब्याज जोड़ दिया। क्या किया मैंने, 100 इसमें ब्याज जोड़ दिया, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया, तो ये धन हो गया 200 रुपये। अब यहाँ से देखो क्लियर आपको बात पता चल रही है बच्चों, बात आपके सामने आ गई कि 100 रुपया हमारा ब्याज है ना। 100 रुपया मूलधन था तो 100 रुपया ब्याज भी है हमारा। अब सीधे से इस फॉर्मूले में आप रख दोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, साधारण ब्याज यानी कि 100 रुपये हमारा है। प्रिंसिपल हमने कितना मान रखा था, 100 रुपये मान रखा था। देखो यहाँ से ध्यान दो, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप 100 मान लोगे तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रिंसिपल हमने 100 मान रखा था। रेट देखो यहाँ से हमें दिया हुआ है 5% साधारण ब्याज, तो रेट हमें दिया हुआ है तो 100 गुणे 5। टाइम ही तो हमें निकालना है, तो इंटू टी कर दो, इंटू टी अपॉन 100। अब देखो इस वाले इक्वेशन में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है। टी यानी कि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना भी है। तो हो गया ना इक्वेशन बहुत ही आसान। 100 से 100 कट गया बच्चा, और ये 5 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 100/5 इज इक्वल टू टी। 100/5 मीन्स ये हो गया 20 इज इक्वल टू टी, यानी कि टाइम हमारा निकल के आ गया 20 साल। यही हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यानी 5% साधारण ब्याज की दर से कोई भी धन अपने का दुगुना हो जाएगा कितने सालों में, 20 सालों में। कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे हमने सवाल को लगाया। सबसे पहले तो हमने ये मान लिया कि भाई मूलधन 100 है, मूलधन 100 हमने माना, उसके बाद हमने ब्याज निकाल लिया कि ब्याज कितना आ रहा है इस पे, क्योंकि धन दुगुना हो रहा था तो 100 में हमने 100 जोड़े तो 200 आया, तो जो हमने 100 जोड़ा उसी को हमने माना भाई ब्याज है ये। आई बात समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं। ये देखो अगला सवाल, यदि 38 मीटर ऊंचाई वाले एक चिकने वृक्ष पर एक बंदर 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो वृक्ष के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। ऑन ए 38 मीटर स्लिपरी ट्री ए मंकी climbs 6 मीटर in a minute and sleeps 2 मीटर in next minute. How long will it take him to climb to the top of the tree? देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। एक पेड़ है, एक ये पेड़ है आपका जो बहुत चिकनाई वाला पेड़ है, मतलब ये पेड़ बहुत फिसलता है, ठीक है। एक बंदर, तुम्हारे जैसा एक बंदर एक बंदर है, ठीक है, जो इस पे चढ़ता है। देखो ये एक बंदर है जो इस पे चढ़ता है, इस पेड़ पे। अब होता क्या है कि ये पेड़ बहुत फिसलता है क्योंकि चिकना वृक्ष है, तो बंदर पहले मिनट में 8 मीटर बच्चों ऊपर चढ़ता है, यानी 1 मिनट में ये तो 8 मीटर ऊपर चढ़ गया। लेकिन अब क्या होता है, अगले ही मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी अगर ये 8 मीटर बच्चों ऊपर चढ़ा पहले मिनट में, तो ये दूसरे मिनट में क्या होगा मुझे बताओ, 2 मीटर ये नीचे फिसल गया। तो एक बात बताओ, पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल गया, तो कुल मिला के 2 मिनट में कितना मीटर ऊपर चढ़ा बताओ मुझे। 2 मिनट में ये 6 मीटर ऊपर चढ़ा, क्योंकि 8 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर नीचे आ जाता है, 8 में से हमने 2 घटा दिए, 6 मीटर बचा, ठीक है। यानी कि 2 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है। अब हर 2-2 मिनट में 6-6 मीटर ऊपर चढ़ेगा, सोचो जरा, हर 2-2 मिनट में 6-6 मीटर ऊपर चढ़ेगा, तो अगले 2 मिनट में फिर 6 मीटर और, अगले 2 मिनट में 6 मीटर और, अगले 2 मिनट में 6 मीटर और, तो ऐसे 6-6 कितनी बार हम जोड़ें कि 38 के करीब आ जाए। देखो 38 मीटर टोटल लंबाई है, इस पेड़ की टोटल लंबाई है बच्चों, ऊंचाई ये है 38 मीटर, और ये हर 2-2 मिनट में 6-6 मीटर चढ़ता है। तो जोड़ो जरा, पहला 2 मिनट 6 मीटर,
दूसरे 2 मिनट में 6 मीटर, तीसरे 2 मिनट में 6 मीटर, चौथे में भी 6 मीटर और पांचवें में भी 6 मीटर। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये 6 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट, इसमें भी कितना टाइम लगा, 2 मिनट, इसमें भी 2 मिनट, इसमें भी 2 मिनट और इसमें भी 2 मिनट। और कुल कितना अभी तक चढ़ गया बताओ तो मुझे। 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 6 लिखा है, यानी कुल मिला के अभी तक 30 मीटर बंदर जो है वो चढ़ गया है। और टाइम कितना लगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये टाइम लगा बच्चों 10 मिनट। यानी कि 10 मिनट में देखो बंदर 30 मीटर ऊपर चढ़ गया है। अब ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखो लंबाई कितनी है, वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, 38 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में वो 8 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो ध्यान रखना 30 मीटर जो है वो चढ़ चुका है, बंदर 30 मीटर ऊपर चढ़ चुका है। अब अगले मिनट में जैसे ही वो जंप लेगा, जैसे ही कूदेगा, वो 8 मीटर ऊपर जाएगा। क्लियर है, यस और नो? जैसे ही वो कूदेगा वो 8 मीटर ऊपर जाएगा। अब बच्चों 8 मीटर ऊपर चला गया तो 30 मीटर चढ़ चुका था, प्लस 8 कितना हुआ, 38 मीटर। 30 + 8 38 मीटर। और जब 38 मीटर वो चढ़ गया तो वो अब फिसलेगा